नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नवंबर माह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। तो आगे इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज का हमारा पहला सवाल है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आनंद हर्षुल, ऑप्शन बी राम प्रसाद कोसरिया, ऑप्शन सी विनय कुमार पाठक या ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। अब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा या फिर एक और भाषा है अंग्रेजी भाषा, इनमें से किसी एक भाषा में साहित्य रचना करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको कूट के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1965 में। और कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो इसका जवाब होगा गोविंद शंकर कुरूप, जो मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। और इस बार जो ये 2024 के लिए पुरस्कार दिया गया है, ये 59वें नंबर का है, जो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है, जो हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं। और ये हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 59वां पुरस्कार, इसका मतलब 58 साल बाद पहली बार किसी छत्तीसगढ़ के साहित्यकार को यह सर्वोच्च साहित्य सम्मान दिया गया है। तो आगामी CGPSC के एग्ज़ाम में ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको कूट के रूप में पूछा जा सकता है। अब हम विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं और इसके साथ ही इनके कुछ रचनाएं भी देख लेते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में हुआ था और इन्होंने 1971 में अपना पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद प्रकाशित किया था। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारी रचनाएँ की हैं। तो इनके रचना से संबंधित सवाल भी एग्जाम में आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है। तो आप इनके कुछ रचनाएँ देख सकते हैं। इनमें सबसे पहले है कविता संग्रह। तो कविता संग्रह में आपको याद रखना है लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, कभी के बाद अभी और कवि ने कहा। ये सभी इनकी कविता रचनाएं हैं। इसके साथ इनके कुछ उपन्यास भी हैं, जैसे नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। इसके बाद यासी रासा त और एक चुप्पी जगह। इसके बाद इनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, एक कहानी, गोदाम और गमले में जंगल। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इनके रचनाओं से संबंधित सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल पहली बार किसी छत्तीसगढ़ के साहित्यकार को मिला है। इसके अलावा हमारा ये एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ हम इस वीडियो का PDF अपलोड करेंगे और आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के इस प्रकार डिटेल्ड नोट्स भी हर दिन प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर आपको वहाँ हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, कचरे से गैस निर्माण के लिए कितने शहर में प्लांट लगाए जाएंगे। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5, 6, 7 या 8। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 शहरों में। अब देख लेते हैं कि इन सभी प्लांट्स को लगाने के लिए कच्चे माल के रूप में क्या उपयोग किया जाएगा। तो इनमें कच्चे माल के रूप में जो नगर निगमों से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट होता है, इसके बाद धान कटाई के बाद उसकी जो भूसी बचती है, इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के कृषि अवशेष और अन्य बायोमास को इसमें कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी शुरुआत में इसमें 8 शहरों में 8 नगर निगमों को चयन किया गया है और अगर ये योजना सफल रहती है तो इसे बाकी सभी जिलों में भी लागू किया जाएगा। तो इसमें आपको 2 कंपनियों का नाम याद रखना है जिसके साथ MOU साइन हुआ है। इसमें से एक है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जिसमें से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अंबिकापुर, रायगढ़, भिलाई और कोरबा में प्लांट लगाया जाएगा और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के द्वारा रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव में प्लांट लगाया जाएगा। तो आपको इन दोनों कंपनियों के नाम याद रखना है और साथ ही इन 8 शहरों के नाम याद रखना है जहाँ कचरे से गैस निर्माण के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। अगला सवाल है, 6वें नेशनल वाटर अवार्ड में पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला किसे चुना गया है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कांकेर, रायपुर, राजनांदगांव या बिलासपुर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
राजनांदगांव। अभी 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में 6वें राष्ट्रीय जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को पुरस्कृत किया है, जिसमें से 2 श्रेणी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। एक है बेस्ट स्टेट की श्रेणी और दूसरी है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी। तो बेस्ट स्टेट की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को, दूसरा गुजरात को और तीसरा हरियाणा को। और हमारे लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाला अवार्ड, जिसमें यह अवार्ड 5 क्षेत्रों में दिया गया था। पहला है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी क्षेत्र, तीसरा उत्तरी क्षेत्र, चौथा दक्षिणी क्षेत्र और 5वां पूर्वोत्तर क्षेत्र। जिसमें से पूर्वी क्षेत्र में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को यह पुरस्कार मिला है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला पूर्वी क्षेत्र में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी संजू देवी का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन या मलखंभ। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कबड्डी। अभी महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन ढाका, बांग्लादेश में किया गया था, जिसमें फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। और भारतीय महिला कबड्डी टीम के कप्तान है रितु नेगी। और इस बार एक खिलाड़ी बहुत ही चर्चा में रही थी, जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की निवासी संजू देवी। संजू देवी भारतीय महिला कबड्डी टीम की एक रेडर हैं और 2025 महिला कबड्डी विश्व कप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का सम्मान दिया गया था। तो आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, यह है संजू देवी। छत्तीसगढ़ से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप संजू देवी का नाम याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के महिला कबड्डी खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप पदक तालिका में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर रहा? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। अभी 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 2025 तक अमृतसर, पंजाब में 16वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में पदक तालिका में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा था। और छत्तीसगढ़ की टीम को 7 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 15 पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इस चैंपियनशिप में भले ही छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है, लेकिन यह जीत छत्तीसगढ़ की खिलाड़ियों की खेल भावना और खिलाड़ियों की मेहनत का एक बड़ा उदाहरण है। तो आप यहाँ याद रखेंगे 16वें राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को 15 पदकों के साथ तीसरा स्थान मिला है। अगला सवाल है, 28वें राष्ट्रीय वन खेलकूद महोत्सव में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहले स्थान पर। इस बार 28वें नंबर का अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 12 से लेकर 16 नवंबर 2025 तक देहरादून, उत्तराखंड में किया गया था, जिसमें कुल 42 टीमों ने भाग लिया था। और ये जो आयोजन है, ये वन अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच शारीरिक फिटनेस, सहनशक्ति, मानसिक सुदृढ़ता और टीम भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ ने 150 पदकों के साथ लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो आप याद रखेंगे 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है 150 पदकों के साथ। अगला सवाल है, कांगेर घाटी बटरफ्लाई मीट का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 से 7 दिसंबर, 5 से 10 दिसंबर, 5 से 8 दिसंबर या 5 से 9 दिसंबर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक। तो आप कांगेर घाटी बटरफ्लाई मीट याद रखेंगे। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे छोटी गाय कही जाने वाली पुंगनूर नस्ल की एक मादा बछिया का जन्म किस जिले में हुआ है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर या रायगढ़। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जसपुर जिले में। अभी छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया के द्वारा पुंगनूर नस्ल की एक मादा बछिया का जन्म हुआ है। और इस पुंगनूर नस्ल की गाय को दुनिया की सबसे छोटी गाय के रूप में जाना जाता है। और ये गाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी है। अब इस पुंगनूर नस्ल की गाय की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि इसकी ऊंचाई मात्र 70 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है और वजन लगभग 115 से 200 किलो तक होता है। ये गाय रोजाना 3 से लेकर 5 लीटर तक दूध देती है, जिसके दूध की कीमत प्रति लीटर 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है।
और साथ ही इसका जो घी होता है ये 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये प्रति किलो में बिकता है। तो ये पुंगनूर गाय की कुछ विशेषताएं हैं जो अभी छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में कृत्रिम गर्भाधान से पैदा किया गया है। अगला सवाल है, पंडुम कैफ़े का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर या दंतेवाड़ा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगदलपुर में। ये जो पंडुम कैफ़े है ये जगदलपुर के पुलिस लाइन क्षेत्र में चालू किया गया है। और इस पंडुम कैफ़े की विशेषता यह है कि इसमें काम करने वाले जितने भी स्टाफ हैं ये सभी या तो नक्सल हिंसा से पीड़ित लोग हैं या आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली हैं। तो इन सभी के पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जो इनके संघर्ष और प्रेरणादायक सफ़र को दर्शाती है। तो आप पंडुम कैफ़े याद रखेंगे जगदलपुर में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रफुल्ल कुमार भारत, विवेक शर्मा, रामेन डेका या रमन सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विवेक शर्मा। अभी कुछ समय पहले प्रफुल्ल कुमार भारत छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता थे और उनके त्यागपत्र देने के बाद विवेक शर्मा को छत्तीसगढ़ का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके बाद ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा रामेन डेका, ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं और रमन सिंह वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, रविशंकर विश्वविद्यालय का कुल सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर शैलेंद्र पटेल, डॉक्टर गिरीश चंदेल, सच्चिदानंद शुक्ला और डॉक्टर लवली शर्मा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शैलेंद्र पटेल। इन्हें अभी रविशंकर विश्वविद्यालय का कुल सचिव नियुक्त किया गया है। और अगर हम रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति की बात करें तो रविशंकर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति हैं सच्चिदानंद शुक्ला। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक्टर गिरीश चंदेल, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति हैं और डॉक्टर लवली शर्मा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति हैं। तो आप इन सभी का नाम याद रखेंगे। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर कहाँ स्थित है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कठिया, अभनपुर, तिफरा या चरोदा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कठिया, बेमेतरा जिले में। ये जो बांस टावर है इसकी ऊंचाई लगभग 140 फीट और वजन लगभग 7,400 किलोग्राम है, जो 11 लाख रुपए की लागत से भव्य सृष्टि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा गणेश वर्मा जी के मार्गदर्शन में बनाया गया था, जो एफिल टावर की तर्ज पर बनाया गया है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसे कई रूपों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे वॉच टावर के रूप में, टेलीकॉम टावर के रूप में या ट्रांसमिशन टावर के रूप में। और इस बांस टावर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है, दुनिया के सबसे ऊंचे बांस टावर के रूप में। इस बांस टावर का उद्घाटन तो 2024 में नितिन गडकरी जी के द्वारा पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अभी ये चर्चा में इसलिए फिर से आया है क्योंकि अभी बेमेतरा में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन, और इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे, जिन्होंने इस बांस टावर पर तिरंगा झंडा फहराया है। इसलिए अभी फिर से चर्चा में आया है। तो आप स्टैटिक जीके में भी याद रखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा बांस टावर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कठिया में स्थित है। अगला सवाल है, किस शहर को छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नवा रायपुर, माना, तिल्दा या सिलतरा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां लगभग 82 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क और लगभग 20 एकड़ में रेडीमेड गारमेंट जोन बनाया जाएगा, जिससे कि रोजगार और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आप छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल हब के रूप में याद रखेंगे नवा रायपुर। इसके साथ ही नया रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कैंपस भी बनाया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरे क्रम का राज्य। अगर हम इस मखाना बोर्ड को बनाने के उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य है मखाना के क्षेत्र को सशक्त करना, इसके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ाना, साथ ही वैश्विक स्तर पर इसके निर्यात की पहुंच का विस्तार करना। अगर हम मखाना के उत्पादन की बात करें तो भारत में जितना भी मखाना उत्पादन होता है उसका लगभग 90% अकेले बिहार में होता है। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को भी इस राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल करने की घोषणा की गई है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को मखाना की खेती, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में मदद मिलेगी।
साथ ही राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने और ग्रामीण आय में बढ़ोतरी की भी उम्मीद लगाई जा रही है। तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड में शामिल करने का घोषणा किया गया है। अगला सवाल है, प्रदेश में कितने नए नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है? यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 6, 5, 4 या 3। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 जिलों में। ये जो नेचुरोपैथी होती है ये एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली होती है जो शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता पर आधारित होती है, जिसमें विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं जो सभी प्राकृतिक तरीके होते हैं, जैसे संतुलित आहार, व्यायाम, योग और प्राकृतिक तत्वों जैसे पानी, मिट्टी, सूर्य, वायु, इन सभी का उपयोग करके शरीर को स्वस्थ किया जाता है। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है कि बीमारी के मूल कारण का इलाज करना, जिससे व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए शिक्षित किया जाता है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि हर साल 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन घोषणा किया गया था कि छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में नए नेचुरोपैथी अस्पताल खोले जाएंगे और इन 4 जिलों के नाम हैं जसपुर, बस्तर, मनेंद्रगढ़ और रायगढ़। तो इन चारों जिलों में 4 नए नेचुरोपैथी अस्पताल खोले जाएंगे और हर अस्पताल में 10 बिस्तर होंगे। अगला सवाल है, नवंबर 2025 में आयोजित राउत नाचा महोत्सव कौन से क्रम का था? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 45वां, 46वां, 47वां या 48वां। तो इस बार इसका क्रम था ऑप्शन डी, 48वां। ये जो राउत नाचा महोत्सव है इसका शुभारंभ वर्ष 1978 से किया गया था और हर साल ये लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर में आयोजित किया जाता है और इस बार जो 2025 का आयोजन था ये इसका 48वें क्रम का आयोजन था। अब देख लेते हैं राउत नाचा के बारे में कुछ जानकारी। तो राउत नाचा छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से यादव समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, जिसमें यादव समुदाय के लोग विशेष वेशभूषा पहनते हैं और हाथ में सजी हुई लाठियाँ लेकर टोली में दोहे गाते हुए और नाचते हुए निकलते हैं। तो आप राउत नाचा याद रखेंगे। इससे संबंधित सवाल पीएससी के एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इस बार इसका क्रम था 48वां। अगला सवाल है, 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और अंबिकापुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रायपुर में। और इसका आयोजन 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रायपुर में किया जा रहा है। तो जैसे ही इस आयोजन का समापन होता है इसके बाद इससे जो भी आउटपुट आएगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है, ग्रेन एटीएम की सुविधा शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तीसरे क्रम का राज्य। इससे पहले ही इस प्रकार के ग्रेन एटीएम गुजरात और उड़ीसा में पहले ही चालू किए जा चुके हैं और छत्तीसगढ़ इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने वाला तीसरे नंबर का राज्य है। तो जिस प्रकार हम एटीएम से पैसे निकालते हैं उसी प्रकार यहाँ पर एक ग्रेन एटीएम बनाया जाएगा जिसमें से हम अनाज निकाल सकते हैं और इस ग्रेन एटीएम से 5 मिनट में 50 किलो तक का राशन निकाला जा सकता है और एटीएम मशीन की तरह ही यह 24 घंटे चालू रहेगा और यह बहुत ही कम ऊर्जा खपत करता है। 1 घंटे में इसमें केवल 0.6 वाट ऊर्जा ही खपत होती है, तो इसलिए इसे सोलर पैनल से भी जोड़कर चलाया जा सकता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ग्रेन एटीएम का, जो अभी छत्तीसगढ़ में भी चालू किया गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बन गया है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मटनार, नाथूकोन्हा, बड़े सेट्टी और पुवर्ती। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाथूकोन्हा। इस गांव को पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। ये जो नाथूकोन्हा गांव है ये धमतरी जिले में माड़मसिल्ली बांध के किनारे स्थित है और चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो यहाँ बिजली की बहुत अधिक समस्या होती थी और इस गांव में 27 आदिवासी परिवार निवास करते हैं और अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत इन सभी घरों में सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे गांव के लोगों को मुफ्त और निरंतर बिजली उपलब्ध हो रही है। तो इस प्रकार धमतरी जिले का ये नाथूकोन्हा गांव प्रदेश का पहला सोलर विलेज बन गया है और इस प्रदेश के पहले सोलर विलेज की आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है, जो धमतरी प्रवास पर आए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। तो आप छत्तीसगढ़ का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव याद रखेंगे, धमतरी जिले का नाथूकोन्हा गांव। तो आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 28 नवंबर, 26 नवंबर, 1 नवंबर या 30 नवंबर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
28 नवंबर को। अब देख लेते हैं कि 28 नवंबर को ही हर साल छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का विधेयक पास हुआ था और विधेयक पास होने के उपलक्ष्य में ही हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। अब हम इसके प्रमुख लक्ष्यों की बात करें तो इस राजभाषा आयोग का एक प्रमुख लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें 23वीं भाषा के रूप में इसको शामिल करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा इसके कुछ और अन्य लक्ष्य भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में व्यवहार में लाना, त्रिभाषाई भाषा के रूप में स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करना और साथ ही छत्तीसगढ़ी को देश विदेश में प्रचार प्रसार कर ख्याति दिलाना। तो इसके कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं। इसके साथ आप याद रखेंगे कि इस छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के द्वारा 2 प्रमुख योजनाएं चलाई जाती हैं। एक है माई कोठी योजना और दूसरा है बीझा कार्यक्रम। तो इनमें से जो पहला है माई कोठी योजना, इसका संबंध है कि छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा में कोई भी पुस्तक हो, इन सभी पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित किया जाता है। तो ये होता है माई कोठी योजना। और इसका दूसरा कार्यक्रम है बीझा कार्यक्रम, जिसमें छत्तीसगढ़ी के जो लुप्त होते हुए शब्द हैं इन सभी शब्दों को संग्रहित किया जाता है और इनको पुनः प्रयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस दोनों योजनाओं से संबंधित सवाल पहले भी पीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन दोनों योजनाओं के नाम याद रखेंगे, माई कोठी योजना और बीझा योजना। ये दोनों छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ।